अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। जाफ़र एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े के सिलसिले में तमाम क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त हो गया है और इस मामले को आज कौमी असम्बली में भी डिस्कस किया गया, बल्कि इसके ऊपर बहस हुई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले बात करते हुए इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रद्द अमल आ रहा है उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि PTI की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो इंतहाई पोलिटिसाइज था। उसने मामले को सियासी कर दिया है। उन्होंने गिला किया कि सारी दुनिया मामले की मजम्मत कर रही है, अफसोस का इजहार कर रही है, लेकिन PTI इसके ऊपर सियासत कर रही है। फिर ये भी कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का रद्द अमल दे रही है वो रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। जवाब देते हुए PTI के असद कैसर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये समझती थी कि वज़ीर दिफ़ा असम्बली में आएंगे, अपना इसके ऊपर मौक़िफ़ देंगे, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये इतराफ़ करेंगे कि इतना बड़ा सानेहा हो गया तो गलती वज़ीर दिफ़ा की है, उनका लैब से, और वो इस्तीफ़ा भी ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया, उनको इस बात का अफसोस है। आगे चलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि तमाम तर मसाइल की जो जड़ है या बुनियाद है वो लाकानूनियत, वो इस वक्त गैर आइनी इक़दाम जो कि मुल्क में हो रहे हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे तो तमाम मसाइल खुद ही ठीक होते चले जाएंगे। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उठे और उन्होंने कहा कि ये जो सियासी क़यादत के अंदर एक इत्तेहाद का फुक़दान है, तफरीक है, ये दुश्मन के लिए मददगार साबित हो रही है। हमारे जो दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। ये मुतालबा किया कि नेशनल एक्शन प्लान 2 बनना चाहिए और वो शहबाज शरीफ साहब को इस मामले के ऊपर तमाम तर जो सियासी क़यादत है उसको इकट्ठा लाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बिलावल साहब ने ये भी दबे अल्फाज में कहा या ज़ेर लब कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में है उसको बेहतर अपोजिशन करनी चाहिए और जो संजीदा मामलात हैं उनके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के ऊपर ही बात नहीं करनी चाहिए या उन तक मामलात महदूद नहीं रखने चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि इतना बड़ा सानेहा, दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या, इसके ऊपर अशद ज़रूरत है कि कौम इकट्ठी हो, सियासतदान इस वक्त लीडरान, सियासी लीडरान का किरदार अदा करें। लेकिन बात तो असम्बली में सब ने की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नज़र आया। क्या इससे बढ़कर हो सकता है कि इस मामले के ऊपर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सियासी जमातें अपने जो बुनियादी इख्तलाफात हैं, जो उसूली इख्तलाफात हैं, उनको भुलाकर इकट्ठा बैठ सकती हैं? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। फ़खर, आप कहिएगा, आज हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा, इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिन अल्फाज का चुनाव किया गया और जिन बुनियादी कोर वैल्यूज़ का इजहार किया गया, क्या आप समझते हैं कि ये पीछे रख कर इकट्ठे बैठ पाएंगे सारे? शुक्रिया अलीना। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो हालात हैं, सूरत हाल है, पूरी सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर एक मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो दहशतगर्दी का एक दफ़ा फिर से जो अफरियत है वो उसको मुकाबला करने के लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता? सियासी जमातें तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए ये मुत्तहिद हो सकती हैं? तो मैं नहीं समझता कि ये मुत्तहिद हो सकती हैं। उसकी मैं आपको रीज़न दूँगा और साथ वाक़यात भी बताऊँगा कि क्यों नहीं हो सकता। देखें, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है इसमें नो डाउट ये बड़ा एक हसास नौइयत का एक मामला है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा हसास नौइयत का मामला हुआ था 2019 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होने वाली थी। दोनों ममालिक ने आपस में जो मिसाइल्स की जो जंग थी वो तैयारी अपनी तमाम तर जो दोनों अफवाज थी उन्होंने वो दे दिया था। और उस टाइम जो पाकिस्तान की उस टाइम जो हुकूमत थी, एक पार्लिमान की जो सिक्योरिटी कमेटी 80 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल वो बुलाई गई थी और इस हवाले से ये फ़ैसला करना था कि क्या होना है, आगे का लाहे अमल क्या होना है। तो ये जंग दो ममालिक के दरमियान होने वाली थी। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस जो पार्लियामेंट की कमेटी थी उसमें अटेंड नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि वो अपोजिशन की जमातों से उनको हाथ मिलाना पड़ेगा। मतलब ये देख लें कि दो ममालिक के दरमियान जंग होने वाली है, दो न्यूक्लियर ममालिक, और एक मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इसलिए उस अहम मीटिंग में नहीं जा रहा क्योंकि उनको अपने मुखालफिन से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब भी देख लें, ये जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हों या जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें इमरान खान और उनकी जो जमात है उनका जो लाहे अमल होता है
है और जो प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी जितना भी उनका एक बयानिया होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वो ये अब भी वो इनको पीटीआई को सूट नहीं करता। आपने देखा होगा कि जो इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट किया गया, अभी तक उस मामले की जो है वो मजम्मत जो है वो नहीं की गई। तो ये किसी सूरत भी सियासी तौर के ऊपर अगर ये समझा जा रहा है कि इत्तेहाद सामने आएगा इस तरह के मामलात और दहशतगर्दी के हवाले से, तो नहीं हो सकता ये सियासी जमातों के हवाले से। अब सवाल ये है कि ये जो बलूचिस्तान का वाक़या है इससे निमटा कैसे जाए और क्या इसके हवाले से हम कोई माजी से सबक सीख सकते हैं, कोई नेशनल एक्शन प्लान 2 की तरह का कोई इस तरह का वो करके बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी सर उठा रही है उसका सर कुचला जा सकता है तो या नहीं। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये फ़िलहाल कोई ये जो मौजूदा हुकूमत है या जो बाकी जो पॉलिटिकल विल है सियासी जमातों की वो उसका फुकदान नज़र आ रहा है। अगर तो बिल्कुल इन्होंने बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी और उसका वो तदारुक करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के देखें ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे इस टाइम सिर्फ 10% ए एरिया है और 90% बी एरियाज़ हैं। बी एरियाज़ वो हैं कि जहाँ पे आपकी जिस तरह बाकी सूबों में पुलिस होती है, पुलिसिंग का निज़ाम है, उस तरह का नहीं है। वहाँ पे जो 90% बलूचिस्तान का इलाका है उसको लेवीज़ के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है और लेवीज़ को कंट्रोल के लिए सालाना 90 बिलियन रुपीज़ जो है वो विफाक की तरफ से जाता है। वो लेवीज़ जो कंट्रोल की जाती है मकामी सरदारों के ज़रिए वो किया जाता है। तो उसकी जो रूट्स हैं वो उसको हमने अगर एड्रेस करना है तो ये बलूचिस्तान का जो 90% बी एरिया है उसको कन्वर्ट करके ए एरिया में वहाँ पे बाकायदा पॉलिसिंग का निज़ाम राइज किया जाए। उसके साथ साथ दहशतगर्दी को कंट्रोल करना होता है तो देखें उसके लिए अगर पाकिस्तान का 2014 के बाद का देखें जो हमने जो एक्सपीरियंस देखा है, जब तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको फाल नहीं किया जाएगा तब तक ये इस तरह की जो खास तौर के ऊपर जो गुरिल्ला वारफेयर होती है या जिस तरह के पाकिस्तान को मुकाबला है उसके लिए आपको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जरिए ही इसका वो किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा जो कि फोर फ्रंट पे है दहशतगर्दी के हवाले से, वहाँ पे 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है, 500 अरब रुपए से जायद इनको बजट मिल चुका है, उसके बावजूद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अभी तक वो कायम नहीं किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान में भी अभी तक जो है ये जो एक सूरत हाल है उसके बावजूद भी इफेक्टिव जो पॉलिसिंग निज़ाम नहीं है और ना ही काउंटर टेररिज्म के हवाले से है। तो ये इसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के एक लायामल तैयार करना होगा, उसके बाद ये कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये इसी तरह ही हम हर वाक़े के बाद इसी तरह कोई डिस्कशन करके ये फिर दोबारा से जब तक कोई और वाक़या नहीं होता ये इसी तरह ही चलता रहेगा निज़ाम। शहजाद इकबाल साहब, क्या आपकी भी यही राय है? APS के बाद हमने देखा एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया गया, सारी इकट्ठी मिलकर बैठी सियासी जमातें, 400 बंदा मुगवी था 24 घंटे तक, 20 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। ये APS 2 क्या इसके ऊपर NAP 2 का इनिशिएटिव नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया अरीना। अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया और बहुत ही बड़ा सानिया था, लेकिन जिस तरीके से शायद इसने झंझोड़ना चाहिए था हमारी सियासी क़यादत को उस तरीके से मुझे लगता है कि शायद झंझोड़ा नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, APS का वाकया हो, कराची एयरपोर्ट पे हमला, उसके बाद शायद हमने कुछ होश के नाखून लिए थे और एक इत्तेहाद बना था कि अब हमने नेशनल एक्शन प्लान बना के इस दहशतगर्दी से निपटना है। लेकिन आई थिंक उसके बाद से लेकर अब तक सियासी पोलराइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई एक दूसरे के साथ इन अहम मामलात पर भी बैठने को तैयार नहीं है और कोई सिर्फ ये भी नहीं सोच पा रहा है कि अगर ये मुल्क रहेगा तो सबकी सियासत रहेगी। खुदा ना खास्ता इस तरह के हमले बढ़ते रहे, पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा तो कहाँ जाएगी आपकी सियासत, कहाँ लेके जाएंगे आप सियासत को? अख्तर मेंगल साहब का आपने जो ट्वीट पढ़ा हो, बहुत ही अफसोस ही होता है पढ़ के कि जब वो कह रहे हैं कि इतने अरसे से बता रहे थे कि बलूचिस्तान में क्या हालात है, ये हालात जो है अब हमारे हाथ से भी निकल गए, सबके हाथ से निकल रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन में अगर हम दाखिल होते हैं तो उससे नुकसान सबका होगा। तो मेरे ख्याल से आज भी देखें, जब ये अभी आपने जो अपने सवाल में पढ़ के बताया, जो बातचीत हो रही है वो क्या है कि तुमने ये किया, तुम उस वक्त नहीं आए, तुम ये नहीं आए। क्या आज पार्लियामेंट में पहले दिन बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए थी कि हमला कैसे हो गया और क्या असबाब है वहां पे बलूचिस्तान में जो इतने बड़े एस्केलेशन वहां पे होती जा रही है और एक के बाद एक एस्केलेशन होती जा रही है? जो बलूचिस्तान में सियासी लोग हैं वो क्यों आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे दूर जाते जा रहे हैं? उनसे बातचीत करके कोई मामला को क्या हल किया जा सकता है, जैसे मिसालें दी जाती है मोहम्मद मालिक साहब के दौर में किया गया था? क्यों नहीं हो रही है डिबेट? क्यों आपके साथ ये होता है कि पीटीआई ने ये कहा, वहां से पीटीआई कहती है कि नहीं शहबाज शरीफ को आके ये कहना चाहिए था? ये क्या है? ये यही दिखाता है कि शायद इस तरह के बड़े इश्यूज के बाद भी हमारी सियासी क़यादत जागने के लिए तैयार नहीं है। कितनी डिबेट देखी आपने इस कल के वाकये पे हुई है कि ये रूनुमा कैसे हो गया, ये
ये कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए और 400 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बना लिया? कहाँ से इनको असला मिलता है? कहाँ से ये 25 किलोमीटर रोड के दूर से पहुंच जाते हैं ट्रेन की पटरी पे? ट्रांसपोर्ट कहाँ से आती है? इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कैसे हो जाती है? मोबिलाइजेशन कैसे हो जाती है? किसी को क्यों नहीं कुछ पता चलता? कोई डिबेट हुई है इस पे? आपने देखा है कि कोई इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की हो किसी ने? किसी ने नहीं की है। ये जितने भी सियासतदान है, ये अभी जो मिसाल दी फखर दुरानी साहब ने, बिल्कुल इंडिया के मामले पे हम एक नहीं हो सके थे। और यहाँ भी इन्होंने मिसाल दी कि इमरान खान जो है उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे। फिर जब एक बाद में डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं जंग कर दूं इंडिया के खिलाफ। दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी। ये तो अंदरूनी दुश्मन का सामना है। जब बैरूनी दुश्मन भी हमारे दर पर आके खड़ा होता है, तब भी हमें ये नहीं होता कि हम कम से कम एक हो जाएं और उस बैरूनी दुश्मन का तो पहले मुकाबला कर लें, बाद में अपने स्कोर आपस में सेटल कर लीजिएगा। तो मुझे बदकिस्मती से कोई खास उम्मीद नहीं लगती। इस वक्त तो खैर सियासी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। पीटीआई की शिकवे शिकायत इदारों से है, और इसीलिए जब भी हमारे इदारों पर भी हमला होता है तो पीटीआई जो है उसकी मजम्मत करने की बजाय जो है उसको कंडेम करने की बजाय सबब पेश कर रही होती है कि क्यों ये हुआ है और हमारे साथ क्या हो रहा है, उसकी मिसाल देना शुरू कर देती है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि साथ बैठ के इस मसले को हल करने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ये जबानी कलामी नहीं होना चाहिए कि आप बैठ गए और आपने जो है वो नेशनल एक्शन प्लान बना दिया। पहले जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसमें किस हद तक हमने उसमें कामयाबी हासिल की है? क्या हमने तमाम उसके जो नुकात थे उसको इम्प्लीमेंट कर पाए हैं कामयाबी से? मुझे तो नहीं लगता हुआ है, और इसीलिए फिर उसको अमेंड करके आप एक नेशनल एक्शन प्लान 2 के लेकर आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से सीरियस में ज्यादा दिखाने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ हर कोई अपनी बारी पर आके बात करके चला जाए। तो चाहिए कि इस वक्त कोई इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करे कि वाकई ये सारी जमातें साथ बैठ के कैसे हल कर सकती हैं। जिस किस्म का आज माहौल था, अगर एक दूसरे को ताने देने तो फिर आप कैसे बैठेंगे साथ? तो कोई हल नहीं नजर आता इसका। बट मैं वजह पूछना चाहती हूँ महमल से, महमल ऐसा क्यों है कि वरना तो जो मर्जी घर में चल रहा हो वो एक अलग बात होती है, इंटरनल इश्यूज बिल्कुल एक सेपरेटली, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर तो सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जितना मर्जी बड़ा मामला हो, जितनी मर्जी इख्तलाफात हो। यहाँ पर क्यों इस तरह से नज़र आ रही है तफरीक? देखिए अलीना, आइडियली तो वाकई ही ये जो वाक़या हुआ है जाफ़र एक्सप्रेस का, ये इतना बड़ा और दिल दहलाने वाला वाक़या था कि इसके ऊपर तो कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। इसके अंदर तो एक्चुअली कंसेंसस बिल्कुल होनी चाहिए। एपीएस जितना बड़ा वाक़या था, और उसके अलावा भी हमारे यहाँ ऐसा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक वाक़या हुआ है। और जिस तरह से दहशतगर्दी की लहर वापस आ रही है, तो इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए। आपने पूछा क्यों नहीं हो रही, शहजाद ने भी उसकी तरफ इशारा किया, फ़खर ने भी बात की। देखिए, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो इस वक्त ये इस तरह की जो सोच है, जो आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस जैसे अहम मामले के ऊपर, यानी दहशतगर्दी का इतना बड़ा ये मामला हुआ, इसके ऊपर हम एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बना पा रहे, और यही हो रहा है कि तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार। अब आप देखिए कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने देखा होगा, इवन इमरान खान साहब की जो ट्वीट का जिक्र भी फ़खर ने किया, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत की तारीफ़ की कि उनके होते हुए जो था वो टेररिज्म इंडेक्स के अंदर जो था वो बेहतरी आई थी, और क्या चीज़ें चल रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या क्या वजूहात हैं, क्या हो सकता है कि क्यों नहीं ये चीज़ें सही चल रही। लेकिन उनकी ट्वीट के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जो है, जो बाकी मसाइल थे वो फॉरेन पॉलिसी, और वो फिर अडयाला जेल मैनुअल के ऊपर भी आ जाते हैं, यानी कि वो अपने ऊपर भी जो उनके ऊपर बीत रही है वो उसके ऊपर भी आ गया। अच्छा, इस पे जो है वैसे मोहसिन दावड़ साहब ने बहुत अच्छे उनको कोट ट्वीट करके उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तनज़ली जब दहशतगर्दों ने काबुल पर कब्जा किया, तो आपने फरमाया कि अफगानिस्तान में अवाम ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। हमने उस वक्त कह दिया था कि ये तबाही है, और फिर वही हुआ। आपके दौर में जब हम जेल में थे तो जेल मैनुअल की इससे कई गुना ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही थी। उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की। अच्छा, फिर खान साहब ने एक और बात की, जो कि अच्छी बात उन्होंने लिखी, कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बातें अपोजिशन में जाकर ही पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स उनकी हुकूमत थी अलीना, तो आपको याद होगा कि उन्होंने किसके साथ उधर हुकूमत बनाई थी? बाप पार्टी के साथ, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की ही पार्टी थी। बलूचिस्तान में अवाम बहुत सालों से, बड़े अरसे से डिसएनफ्रेंचाइज हो रही है, कई इलेक्शन से डिसएनफ्रेंचाइज हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई सियासी जमात जो हुकूमत में आती है वो इस पर बात नहीं करती। यहाँ अपोजिशन के अंदर हम बहुत बातें
सुनते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अलीना आ जाए, जो बात हो रही है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 और ये सब। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान 1 का क्या बना? आप मुझे बताएं, नेक्टा को क्या स्ट्रेंथन किया गया? उसके अंदर कहा था, कमिटमेंट दी गई थी, नहीं। कहाँ है नेक्टा के बारे में हम कितना सुनते हैं? अच्छा जी, उसके बाद कहा गया था कि लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो हेट्रेड प्रमोट करते हैं, एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करते हैं, सेक्टेरियनिज्म प्रमोट करते हैं और इंटॉलरेंस प्रमोट करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप मुझे बताएं, आप अभी भी जाकर देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये सब कुछ। और एक्सट्रीमिज्म, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट होने जा रहे हैं दुनिया में। फिर कहा था कि रिलीजियस परसिक्यूशन के खिलाफ इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प और रिफॉर्म करने का कहा गया। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ हुआ? ये जो नैप के अंदर, यानी ओरिजिनल नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो चीजें थी, जो वादे किए गए थे, वही नहीं पूरे किए गए, वही कमिटमेंट नहीं पूरी की। बात सेकंड की हो रही है, बिल्कुल आप अपडेट करें, लेकिन आप कंसेंसस बनाएं और पहले जो चीजें रह गई हैं उनको तो इम्प्लीमेंट कराएं, वो जरूरी है। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, सियासी क़यादत क्या कर रही है? आपके घर में आके कोई बाहर से हमला करे, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जो मर्जी हो, ये जो रिस्पॉन्स आया क्या जस्टिफाइड था दोनों साइड से? देखिए, आज वो जो कौमी असम्बली में मैं सुन रहा था, कोई एक स्पीकर ऐसा नहीं था जिसने बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसका इयादा किया हो। जाफ़र एक्सप्रेस तो एक आउटकम है ना बहुत सी चीज़ों का, जो हमें नज़र आती है कि दहशतगर्दी का ये और बहुत ही संगीन वाक़या है। लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कोई एक तकरीर बताएं जो बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ तकरीर हो कि बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है, बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हुए क्या हैं, बलूचिस्तान में ओवरऑल क्या हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब को ऐसा लग रहा था कि उन्हें बलूचिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और माशाल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, जिनको आज होना चाहिए था। मसला ये है कि वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं, वो तो लाए गए हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला तो हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है मुख्तलिफ, चाहे वो आप तालिबान, अलकायदा, दाइश रिलेटेड हो, उसका पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक पॉलिटिकल डायनामिक्स रही हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल सपोर्ट रही है। जब ये तालिबान वाला फैक्टर था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो रिलीजियस पार्टीज़ थी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता था। इसी तरीके से अगर कराची, हैदराबाद, यहाँ जो लिसानी सिंध में होते थे फसादात, उसमें एक पॉलिटिकल सपोर्ट कहीं ना कहीं नज़र आती थी। इसी तरह आप बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आप उठा लें, उसमें कहीं ना कहीं आपको सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है चीज़ों के बारे में। और यही रिफ्लेक्शन आती है जब आप इंतहा पसंदी पे गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इंतहा पसंदी को भी कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट नज़र आती है पॉलिटिकल। यही वजह है कि हमारा कंसेंसस नहीं बनता, यही वजह है कि हम कहीं से बात को कहीं ले जाते हैं। आज बिलावल भुट्टो की आज बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन उसमें क्या ज़रूरत थी आप कैदी नंबर 804 का जिक्र करते? जब आप नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए उसको एक साइड में रखते। या असद कैसर साहब जो तकरीर कर रहे थे, बलूचिस्तान बताते तो कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, बलूचिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं। और ये नेशनल एक्शन प्लान 1, 2, 3 ले आए आप, इससे नहीं है बलूचिस्तान हल होता। बलूचिस्तान के मसले को अगर आपने हल करना है तो बलूचिस्तान की जो संजीदा सियासी क़यादत है, जो अब इर्रेलेवेंट हो गई है, उसको बैठना पड़ेगा सबसे पहले। उन्हें सबसे पहले उन लोगों से बात करना पड़ेगा जो आपसे, जो एक नई क़यादत है, एक नई लीडरशिप है, जिसको सपोर्ट भी मिलती है, उनसे गुफ्तगू करें। उसके बाद दूसरे मरहले पे आप उन लोगों से गुफ्तगू करें जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। चीज़ों को, जब अलहदगी पसंद तहरीक कहीं चल रही होती है, अलहदगी पसंद अनासर कहीं ज़्यादा इकट्ठे हो रहे होते हैं, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको सिर्फ एक लाइन पे नहीं सॉल्व किया जाता, उसको मुख्तलिफ जहतों के ज़रिए आप रिजॉल्व करते हैं। यहाँ तो सोच ही नहीं है, यहाँ तो पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं। यहाँ कोई एक तकरीर ऐसी नहीं थी। बलूचिस्तान पे एक रेजोल्यूशन पास हो गया, रेजोल्यूशंस में बताते तो बलूचिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और रियासत की क्या जिम्मेदारी है, इसका फेलियर कहाँ हुआ है, इस चीज़ों का हम उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते। तो हम बलूचिस्तान पे पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे बनाएंगे? ना पीटीआई को बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स का पता है,
ना हुकूमती बेंचेस पे नज़र आता है, वरना आज कहीं 1, 2, 4 तकरीरें तो होती जो स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की पॉलिटिकल टेररिज्म इन सारी चीज़ों का इयादा करती। पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म भी रहा, बलूचिस्तान के अंदर अल-कायदा तालिबान का जोर भी रहा, बलूचिस्तान के अंदर देखिए बलूचिस्तान का एक लाइन, बलूचिस्तान में पाकिस्तान में पहले कौमी सियासत होती थी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद जब आपने मार्शल लॉ लगा दिया, नैब पर पाबंदी लगा दी, तो वो कौमी सियासत कौम परस्त सियासत बन गई। ठीक है। जब आपने कौम परस्त सियासत को दबाना शुरू किया तो फिर ये अलहदगी पसंदी की तहरीकें जन्म लेनी शुरू करी। इन चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप बलूचिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे तो आप सबका एक ही सोच है, एक ही ख्याल है कि आप लोगों को मुश्किल लगता है इस पोलराइजेशन में सबका इकट्ठा होना, लेकिन फिर भी मेरा सबसे सवाल है कि ऐसा नहीं है कि असम्बली का जो खासकर कौमी असम्बली का जो फोरम है वहाँ पर इख्तलाफ की गुंजाइश भी होती है, अगर कोई आपस में मसले मसाइल भी हैं उसका भी खुलकर इजहार हो जाता है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ट्वीट हुई या रद्द-ए-अमल आया वो भी बैड टेस्ट में था तो उसका इजहार हो गया, लेकिन अभी भी मौका है अगर लीडरशिप असम्बली के फ्लोर से बाहर या कहीं पर भी ये दावत दे या फिर इस मामले के ऊपर इकट्ठा करे तो कहीं ना कहीं कोई पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि पीटीआई ने भी इस बात का, सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट ले ले, बाकी सबको भी एक दराग तो है। फ़खर कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? अलीना बिल्कुल आप ये जो कह रही हैं ये बिल्कुल होना तो यही चाहिए, आइडियली यही होना चाहिए कि एक कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एटलीस्ट ये इसके ऊपर डिबेट और एक संजीदा डिबेट कराई जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान देखें वो अपनी ज़ात के हसार से बाहर कभी निकले ही नहीं है और ना ही पहले कभी निकले और ना ही अब निकलेंगे। जहाँ तक बात है कि उनकी जो बाकी जमात है, चाहे वो सलमान अकरम राजा हों, असद कैसर हों या दीगर जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो पहले ही इस हवाले से क्लैरिफाई कर चुके हैं कि वो तो जस्ट एक मैसेंजर होते हैं या एक पोस्ट मैन के तौर के ऊपर, जो कि इमरान खान का पैगाम उन्होंने अवाम तक पहुंचाना होता है या जो बाकी ओवरऑल जो बताना होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फैसला हमेशा इमरान खान का होता है जहां तक बात है कि पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से। अगर मेरे एक सबसे दोबारा से सवाल है पूरे हाउस से, हमने देखा एपीएस का मामला हुआ, जाकर इमरान खान साहब से मिले नवाज शरीफ साहब, क्या इस वक्त इस तरह से कोई जेस्चर अगर हो, शहबाज शरीफ जाएं, खान साहब से मिलें, उनको दावत दें कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, आपकी पार्टी हमारे साथ बैठे, हम इस मसले के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो क्या वो अच्छा ना होगा? भाई शहबाज अलीना मैं इसी पे एक छोटी सी अगर एग्जांपल एक आपको देता हूं। एक सेकंड जी, शहबाज शरीफ, अचकजई और अख्तर मैंगल को बुलाएं जी। शहबाज शरीफ, अख्तर मैंगल, अचकजई, सना बलोच, इनको बुलाएं। ठीक है। इनसे पूछें कि बलूचिस्तान के इशूज़ को किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है। ये इमरान खान के साथ, इनके साथ मिलके इमरान खान से भी जाके मुलाकात की जा सकती है स्पेसिफिकली ऑन बलूचिस्तान। और फिर जो आगे की बातें हैं, क्योंकि ये लोग भी अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी डॉक्टर मालिक हैं, सना बलोच हैं, अख्तर मैंगल हैं, ये सारे लोगों से आप गुफ्तगू करें, उसमें आप इमरान खान को भी इन्वॉल्व करें, फिर उसमें आप महारंग बलोच वगैरह से भी बात करें। इस तरह बलूचिस्तान के मसले की तरफ आप जा सकते हैं, वरना आप नहीं जा सकते बलूचिस्तान। फ़खर कुछ एग्जांपल देना चाह रहे थे? अलीना मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखें ये ये मामलात हैं या जो बलूचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो इस हवाले से देखें इंडिया में भी इसी तरह की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वहाँ पे काफ़ी अरसे से चल रही थी। मिज़ोरम में जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी 80s में, वहाँ पे एक जो उस मूवमेंट का एक जो सरबराह थे, लाल डिंगा उनका नाम था। तो राजीव गांधी, जिस तरह आप कह रही थी ना कि क्या ये मुमकिन है कि शहबाज शरीफ चले जाएं वो इमरान खान के पास या बाकियों के पास। देखें राजीव गांधी 1985 में वो मिज़ोरम के अंदर जो शिद्दत पसंदी थी उसके खात्मे के लिए उस टाइम जो रहनुमा थे लाल डिंगा, उनके पास गया, उनके साथ मुज़ाकरात किए और उनको ऑफ़र की मिज़ोरम की चीफ मिनिस्टरशिप। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अगर किसी मसले का हल तलाश करना होता है और उसको रिजॉल्व करना होता है तो वो जो मेन उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके स्टेक्स आपने पैदा करने होंगे उस सूबे में या उस टेरिटरी में, और उसके बाद जब उनके स्टेक्स पैदा होंगे तो उसके बाद ही ये मामला किसी जो है वो हल की तरफ नजर आएगा। तो ये पॉलिटिकल विल के साथ साथ आपकी सिंसियरिटी भी चाहिए इस मामले के हल के लिए। लेकिन मसला ये है कि वहां पे भी जो लोकल बलूचिस्तान के अंदर फिर जो लीडरशिप है वो क्या चाहती है या नहीं चाहती, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, जैसे एपीएस के बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब गए खान साहब के पास और एक सियासी यूनिटी के लिए कोशिश नज़र आई। क्या आपको लगता है कि इस वक्त खान साहब के पास शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए या जाएंगे?
देखिए लीना, मसला ये है कि जो हमने पीटीआई की तर्ज सियासत देखी है, अनफॉर्चुनेटली दे मेक एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स। जिस तरह भी मैंने आपको ट्वीट का भी पहले हवाला दिया था। अब बात ये है कि हमने पुलवामा की बात, अभी फ़खर दुरानी साहब ने बात की है सवाल के शुरू में। पुलवामा के टाइम जब अपोजिशन, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह अपोजिशन में थे, ये उस वक्त की हुकूमत यानी कि पीटीआई को इमरान खान साहब को कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं और कदम बढ़ाएं। आपको याद होगा वो स्पीचेस पार्लियामेंट के अंदर हुई थी, और फिर भी जो है खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। फिर हमने देखा कि एक सियासी डायलॉग शुरू होता है फाइनली पिछले साल दिसंबर के अंदर, और वो भी महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो एक जो पीटीआई है वो हम इस तरह से नज़र आता है कि वो शायद बैठने को तैयार ही नहीं अपने सियासी राइवल से। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज़म, ये सब कुछ बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर सब जमातों को इकट्ठे होना चाहिए आइडियली, और एंड आई होप कि पीटीआई जो इवेंचुअली साथ बैठे, लेकिन लग नहीं रहा। ठीक है, हम यही दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ पर सियासी क़यादत चाहे रद्द-ए-अमल में हो इस वाक़े के, या फिर वैसे जो गलतियाँ हुई हैं उसका एतराफ़ करे, इदराक करे और आगे बढ़े, और सब इकट्ठे होकर, यूनाइटेड फ्रंट होकर, जो सब दुश्मन हमारे सामने खड़ा है उसके लिए कोई ना कोई हिकमत अमली और प्लान बनाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे आपके सवालात के साथ। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात तजियाकारों के सामने रखते हैं। फ़खर साहब, आपसे हमदान बट ने सवाल किया है कि ट्रंप ने गज़ा के मामले पर यू टर्न ले लिया है। वो कह रहे हैं कि कोई भी फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल नहीं कर रहा। इस तब्दीली के पीछे वजह क्या है? शुक्रिया हमदान साहब। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ट्रंप का जो गज़ा के हवाले से प्लान है कि वो ऐसे ही बस उसने दे दिया था और उसके बाद वो वापस ले लिया। देखें, ये इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं या इस तरह के जो मंसूबे पेश किए जाते हैं उस पर ऑलरेडी काम हो चुका होता है, और पूरी वर्किंग के बाद ही ये इस तरह के इस लेवल के ऊपर किसी अमरीकी सदर की तरफ से ये बयान दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी कोई ट्रंप अपने बयान से वापस वो हट जाएंगे। इसकी अगर मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, जो उन्होंने पहले इनिशली कैनेडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया था, फिर 1 महीने के लिए मौखर कर दिया था, फिर उसके बाद अब दोबारा उसी तंदही से वो उसके ऊपर अपने जो है वो कार फरमा है। तो इसी तरह का जो इसका जो ट्रंप के हवाले से ये जो प्लान है गज़ा का, ये इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसने बाकायदा इस हवाले से कहा है कि ये जो ट्रंप का जो प्लान है गज़ा के हवाले से, ये कोई इसको बैक बर्नर पे वो नहीं किया गया, बल्कि उसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसको जो है वो ख़त्म किया गया है जो ट्रंप का प्लान है। हाँ, ये हो सकता है कि जो अरब वर्ल्ड की तरफ से एक अनाउंस किया गया है $50 बिलियन की जो प्रोजेक्ट रिहेबिलिटेशन के लिए गज़ा की, वो उसको देखते हुए ये अभी शायद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा हो कि अरब इसमें कितने हद तक संजीदा हैं। जब वो उसकी तरफ से कोई अगर पेशरफ्त जब वो होगी तो उसके बाद ही शायद ये जो ट्रंप का प्लान है उसके ऊपर कोई अपने तौर के ऊपर वो अमेरिका जो अमल दरामद कर सके। फ़िलहाल ये इसी वजह से हो सकता है कि जो अरब वर्ल्ड ने ये फैसला किया है $50 बिलियन वाला, उसमें कितनी हद तक ये संजीदा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। अगला सवाल मज़हर अब्बास साहब आपके लिए भेजा गया है। आपसे पूछ रहे हैं जमशेद फिरोज़ कि सिंध हुकूमत का दावा है कि 1 साल कारकर्दगी में 2500 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल की, 4 लाख घर तामीर हुए। इन कामों से सिंध में कितना फ़र्क नज़र आया है? देखिए जमशेद साहब, अगर 1 साल की मैं था उस ब्रीफिंग में, बदकिस्मती से उस ब्रीफिंग में सिर्फ वन साइडेड स्टोरी थी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने पूरी ब्रीफिंग दी और बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी उन्होंने, लेकिन कोई सवाल नहीं हुआ, और ज़ाहिर सवाल और जवाब का सेशन ही नहीं था कि आप सवाल करते। अगर मैं 1 साल की कारकर्दगी उनकी देखूं तो मुझे बड़ी अच्छी कारकर्दगी, बहुत से एरियाज़ में बहुत अच्छी कारकर्दगी नज़र आती है। ये जो 4 लाख मकानात हैं, ये दरअसल 21 लाख मकानात जो 2021 के में सैलाब आए थे उसके बाद बन रहे हैं, और उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी उधर थे, तो वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब मैं देखूँ कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ये अभी 1 साल पहले तो नहीं आए हैं, ये तो पिछले 3 अदवार आप समझ लें, और 2 अदवार बराह रास्त उसमें, तो उसको सामने रख के हम देखें तो बहुत से सवालात आते हैं कि जब आप सड़कों की बात करते हैं, और थरपारकर वगैरह में यकीनन बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, लेकिन जब आप कराची की कुछ सड़कों की बात करते हैं तो फिर ये सवाल आता है कि पिछले 4 साल से एक सड़क जो है वो खुद ही पड़ी है, जहाँ लाखों लोग उधर ट्रैवल करते हैं, वो 4 साल से सड़क क्यों नहीं बनी? और फिर बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जो आपके दौर में बनी और फिर टूट गई। बहुत से अंडरपास, फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनकी कंडीशंस आप देखें आप ही के दौर में बने, फिर आप ही के दौर में उनकी कंडीशंस, तो जो सड़कें बनती हैं जिन पे अरबों रुपए खर्च होता है, उनकी उम्र कितनी होती है? अब ये डिस्कशन जो है वो नहीं हो सकी, और
उन्होंने ये ज़रूर कहा जब मैंने उनसे पूछा कि इस पूरे 1 साल की कारकर्दगी में लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं थी आपकी उसमें, तो उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर पे अलग एक ब्रीफिंग रखी जाएगी। तो सड़कें बनी, बहुत सी जगहों पे बनी हैं, ट्रॉमा सेंटर्स के बारे में और बहुत सी काफ़ी तफसील से ब्रीफिंग थी उनकी। हेल्थ सेक्टर में कुछ काम हुआ, लेकिन जिस वक्त वो ये हेल्थ सेक्टर के बारे में बता रहे थे तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, जिन्ना हॉस्पिटल में उनके भाई कैंसर के मरीज़ हैं, उन्होंने कहा कि जिन्ना हॉस्पिटल में कैंसर की दवाएं नहीं मिल रही उसमें। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं कारकर्दगी जब हम दिखाएं तो हम बिल्कुल उसमें बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे सवालात बनते हैं, लेकिन सवालात के जवाबात सवाल हुए नहीं और सवालात की इजाज़त नहीं थी, तो वो तशनगी रह गई। वो तशनगी रह गई। लेकिन अगर हम उनको 1 साल की कारकर्दगी देखें तो उसमें एक बड़ी कॉम्पैक्ट ब्रीफिंग थी। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मुराद अली शाह पिछले 2 अदवार से जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो फिर लगता है कि इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था। मतलब इतना फ़र्क नहीं नज़र आया। बहुत देखें ना, सड़कें जब आप देखें ना, माशी हब से शुरू करते हैं और शुरू भी उनको वहीं से करना चाहिए था कि जो कराची, जो पूरे पाकिस्तान का माशी इंजन है, उस माशी इंजन की क्या सूरत हाल है। और अब खास तौर पे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी इन्हीं के पास है ना, लोकल गवर्नमेंट, यही तो एक बड़ा इशू, तो बड़ा सवाल तो हमेशा से यही हमेशा से ये तनाजा रहा था कि लोकल गवर्नमेंट हमारे हाथ में नहीं, अब क्या करें, अब तो दोनों आपके हाथ में। उसमें अगर आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट पे प्रेशर कम होगा। ये नहीं समझती हमारी गवर्नमेंट कि जब लोकल बॉडीज एम्पावर होंगी तो वो अकाउंटेबल होंगी। जब आप ही लोकल गवर्नमेंट बन जाएंगे तो फिर आप मेयर, इनका मेयर है ना, ठीक है, इनका मेयर रोता रहता है। विफाक में आप इत्तेहादी हैं और विफाकी हुकूमत के बारे में मेयर, पिछले मेयर भी रोते रहते थे जब वसीम अख्तर थे, ये मेयर भी रोते रहते हैं, तो फिर आप विफाक में हैं क्यों उनके साथ? सर, कोई और सवाल जो आपका रह गया हो और आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहते हैं, वो अभी प्लेटफॉर्म है, आप अभी भी पूछ सकते हैं। देखिए, मैं तो बेसिकली यही चीज़ें होती हैं ना कि जब आप सड़कों पे आपने, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन 5-6-7 अरब रुपए जब खर्च किए हैं, इन सड़कों की उम्र कितनी है? बिल्कुल सही। और ये सड़कें कितनी मरतबा, पिछले 15 साल में कितनी मरतबा ये सड़कें बनी, और क्यों हाल ही में बनी हुई सड़कों के साथ इतनी तेजी से उसमें तोड़फोड़ हो जाती है? ये मैं सड़कों के हवाले से बात कर रहा हूँ, वरना उनका जो मेन वो जो है सैलाब वाला प्रोजेक्ट है, वो यकीनन तौर पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है। और जैसा कि आपने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का, उन्होंने कहा अभी बाद में अलग से ब्रीफिंग होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा रेलेवेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो खास तौर पे बात होनी चाहिए। एंड वी होप जी, मदर साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए बुलाते हैं या अपनी कारकर्दगी शो करते हैं तो फिर सवाल जवाब भी उसके दिया करें ताकि ज़रा बेहतर अंदाज में चीज़ें हाईलाइट हो सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी सवालात। वेलकम बैक। महमद सरफराज साहिबा, आपसे सरफराज बेग साहब सवाल करें, ये कोई रिश्तेदार तो नहीं है आपके? सरनेम सिमिलर है? नहीं। अच्छा जी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि दरियाए सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है, लेकिन कुछ लोग इसे एक अच्छा मंसूबा समझते हैं और सिंध के इख्तलाफ को तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं अलीना, अगर ये कोई तरक्की की राह में रुकावट होती तो इसको पॉइंट आउट भी किया जाता, लेकिन आप देखिए, मैंने आपको याद है कि मैंने आपको तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अगर आपस में कोई मसाइल हुए तो वो इस कनाल प्रोजेक्ट की वजह से होंगे। और उसकी वजह अलीना ये है कि एक तो ये सिंध की इकोलॉजी को जो है उसको नुकसान पहुँचाएगा, दूसरा वहाँ पर जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन है उसको ये तबाह कर देगा, उस निज़ाम को। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि पीपल्स पार्टी के सियासतदान जहां भी जा रहे हैं, अभी मीडिया के अंदर तो हम इसके ऊपर कम बात सुनते हैं, लेकिन वहां पर बाकायदा प्रोटेस्ट हो रही हैं, यानी कि पानी के ऊपर ये बात हो रही है कि ये किस तरीके से ये मंसूबा जो है आगे जा रहा है। और इसी वजह से अलीना, यही वजह है कि आप देखिए कि सदर जरदारी साहब ने अपने खिताब के अंदर जो जॉइंट सेशन था उसके अंदर उन्होंने ये बात हाईलाइट की और उन्होंने वाजे किया कि एज प्रेसिडेंट भी मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसके ऊपर बात की। उसके अलावा इवन वजीर आजम साहब की तरफ से भी यकीन दहानी कराएगी कि नहीं, इस मामले को किसी तरीके से रिजॉल्व करते हैं। देखिए, ये बहुत सीरियस मसला है अलीना,
ये काफ़ी एक सीरियस इशू है, और अगर ये आगे जाते हैं तो जिस तरह काला बाग के ऊपर बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकल भी इशू बन गया था, और वैसे भी उसके बहुत सारे मसाइल थे, ये इशू उससे बड़ा बन सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में कि जो नून लीग है वो बैठकर पीपल्स पार्टी के साथ इस मसले को इवेंचुअली रिजॉल्व करेगी। वो नहीं चाहेंगे कि सिंध के वसाइल लेकर तो कोई दूसरे सूबे को या इस तरीके से जो पानी के ऊपर खासतौर पर बहुत बड़ा मसला बन। वैसे इस वक्त जो हुकूमत है या उसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, उनकी कितनी लेवरेज है इस मामले के अंदर आपके ख्याल में? नहीं, देखिए रीना, अगर कोई मामला इस हद तक पेचीदा हो जाता है तो हाइब्रिड को भी समझाया जा सकता है कि देखिए इन जब चीज़ों के ऊपर जो है एक लोगों के वसाइल लेकर किसी दूसरे को इस तरीके से आप नहीं दे सकते। और सिंध के अंदर पानी का इशू बहुत बड़ा है, आपको पता है कि वहाँ पर इवन मेट डिपार्टमेंट वगैरह और उनके इरिगेशन डिपार्टमेंट ये सब लोग बात करें कि ड्राउट लाइक कंडीशन आ रही हैं, किस तरीके के इशूज़ चल रहे हैं सिंध के अंदर, एक वाटर क्राइसिस बहुत गंभीर है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक इवेंचुअली इस चीज़ को समझा लेंगी हुकूमत जो है हाइब्रिड को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद सरफराज साहिब, आप आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोग हमें इसी तरह से हमारी जो यूट्यूब के ऊपर एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे अपने सवाल भेजते रहें, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।